Good evening, listeners, and welcome to this Sunday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and related issues. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. If you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I'm S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. Good evening, Subodh. नमस्कार रंगा और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके प्रश्नों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका सुबह। पहले हेडलाइंस के साथ रंगा। The top stories. Foreign investors pump in over 14,000 crore rupees in the Indian equity markets in the first week of August. And India's exports of agricultural and processed food products rise 31% in the first 3 months of the current fiscal. अगस्त के पहले सप्ताह में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया और चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात 31% बढ़ा। आइए पहली खबर पर नजर डालते हैं। भारतीय बाजारों के प्रति सकारात्मक रुख बनाए रखते हुए विदेशी निवेशकों ने अगस्त के पहले सप्ताह में 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार विदेशी निवेशकों ने इस महीने के पहले सप्ताह में भारतीय इक्विटी बाजारों में 14,175 करोड़ रुपए का निवेश किया। साथ ही इसी अवधि में उन्होंने ऋण बाजार में 230 करोड़ रुपए का निवेश किया। पिछले साल अक्टूबर से लगातार 9 महीने तक भारतीय बाजार से पैसे निकालने के बाद जुलाई में विदेशी निवेशकों ने 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था। धीरेन्द्र, बहुत समय के बाद विदेशी निवेशकों का रुख दिख रहा है भारतीय बाजारों के प्रति जो सकारात्मक हो रहा है। ये आंकड़े एक बार फिर से दोहरा देता हूं। ये अगस्त के पहले सप्ताह में 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ और इससे पहले जुलाई में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश आया था। आगे क्या लगता है, अब आने वाले दिन ये बढ़ेगा ही या कुछ अभी इसमें सुधार हो सकता है? नहीं, ये पैसा आने जाने का जो क्रम है इसके बारे में गेस करना बड़ा मुश्किल है। उम्मीद है कि ये जारी रहेगा। इस टर्न अराउंड का ये 1-2 सप्ताह के बाद ये दोबारा वापस नहीं आया, बल्कि 6-7 महीने से लगातार पैसा निकल रहा था और विदेशी निवेशक ही केवल निकाल रहे थे। बाकी भारतीय निवेशक और जो इंस्टीट्यूशनल मनी है, हमारे यहाँ डोमेस्टिक बाजार शुरू में ये चल रहा था। ये लड़ाई शुरू होने के बाद से ये जो निकलने का क्रम है और खासकर ये जब रिसेशन की बात होने हो गई, जब महंगाई की बात शुरू हो गई, तो उसके बाद तो ये और डर बन गया था और ये निकलने का क्रम काफी एक्सेलरेट भी हो गया था। लेकिन पूरी दुनिया में अगर हम देखें कि पैसा जो बन चुका है, भले ही ये इस ब्याज दर दुनिया भर में बढ़ने से, यूरोप और अमेरिका में बढ़ने से जरूर ये कम होगा या पैसे का सप्लाई कम होगा, लेकिन जो निवेशकों का पैसा है वो तो लगेगा ही। और अगर लगेगा तो भारत एक अकेला डेस्टिनेशन है जहां पे इस तरह का ग्रोथ अभी भी दिख रहा है। भारत में भी गिरावट है जो हमारे ग्रोथ के आउटलुक है, लेकिन दुनिया की तुलना में सबसे बेहतर अगर कोई मार्केट है या पोटेंशियल है या जिसका आउटलुक है वो भारत है। और यहाँ पे जो कंपनियों का रिजल्ट आया है वो काफी चौंकाने वाला है।
हम एक बहुत बूमिंग टाइम के समय जो अच्छी कंपनियों का रिजल्ट होता है उसकी बात कर रहे हैं। Now let's start taking phone calls. We have Varun joining us from Delhi. Good evening, Varun, and what's it that you would like to talk about? धीरेन्द्र जी को नमस्कार। हमारा जैसे DSP मिड कैप में है, वो डायरेक्ट प्लान में 4-5 साल से मतलब है, तो अभी उसका बस प्रदर्शन सही नहीं है और मतलब माइनस में साल भर से रिटर्न है। तो आगे इसमें बने रहे हैं मगर लॉन्ग टर्म होराइजन है या फिर एग्जिट करके दूसरे फंड में लगाएं, तो बताएं। DSP स्मॉल। हेलो जी, इनका सवाल किस फंड पर जी, स्मॉल कैप या मिड कैप के बारे में? मिड कैप की बात कर रहे थे जी। अच्छा, नहीं, ये जो फंड है ये इनको लग रहा है कि इसका प्रदर्शन थोड़ा खराब है और सचमुच में खराब है। पिछले 1 साल में जब हाल फिलहाल जब बाजार में दोबारा रिकवरी देखा गया है तो इस फंड ने रिकवर कम किया है। पिछले 1 साल में ये 2% अभी भी गिरा हुआ है, लेकिन इसका रिटर्न देखें कि 2-3 साल 4 साल का जो रिटर्न है, 3 साल का जो रिटर्न है, ये इस गिरावट के बावजूद 21% का सालाना रिटर्न ये बिल। और इनके पोर्टफोलियो और मिड कैप फंड में आमतौर पे क्या होता है कि 2-4 स्टॉक काफी जबरदस्त निकल जाते हैं, या जिसका ये और इसका रिटर्न सिंस लॉन्च शुरुआत से अभी तक का जो है ये 17% का सालाना रिटर्न है और ये लंबे समय में है। ये 2013 में इस फंड की शुरुआत हुई थी। तो मेरी सलाह होगी कि 6 महीने साल भर के अंडर परफॉर्मेंस के आधार पे इस फंड को बेचना नहीं चाहिए। इस फंड में और इस फंड का पोर्टफोलियो बहुत ही जबरदस्त है और अधिकतर कंपनी में और 2-4 कंपनी में कोई खास मोमेंटम आया तो ये अंतर बिल्कुल अलग लगेगा, इसका रिटर्न बिल्कुल अलग लगेगा। अगले कॉलर है भिलाई से रवि नारायण। रवि, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा। मेरा सवाल ये है कि अभी जैसे सेंसेक्स जो है करीब 50, 55, 58 ऐसा कर रहा है और हम ये जानते हैं कि FIIs का बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ ये जो इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने विड्रॉ किया था। अब जब सब सारे सेंटिमेंट्स अच्छे होने लगेंगे, धीरे धीरे आएगा, तो मेरा सवाल ये उठता है कि अपना सेंसेक्स जो है इनके इन्वेस्टमेंट वापस आने के बाद से किस रेंज तक धीरेन्द्र जी एक्सपेक्ट करते हैं कि जाएगा करके? मोटा मोटी, मैं कोई मतलब ये कोई उनसे कमिटमेंट वाली बात नहीं है। नहीं, मैं कमिट सकता हूँ और मैं ही नहीं, अगर कोई और कमिटमेंट देता हो तो आप उसके बारे में चिंता करें। वो झूठ होगा या जादू होगा अगर सच साबित हो जाता है तो, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है। शॉर्ट टर्म में बाजार का जो डायरेक्शन है ये गेस करना असंभव है। अगर कोई क्लेम करता है कि ऐसा किया जा सकता है तो मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले 30 साल से इस कारोबार में हूं। जब मैं अधिकतर फंड मैनेजर से, हर तरह के निवेशक से मैं मिलता हूं, इन्वेस्टमेंट बैंकर से मिलता हूं जो कंपनी का IPO लाते हैं, अधिकतर लोग बाजार शॉर्ट टर्म में कहाँ जाएगा उसके बारे में गेस कर पाने में सक्षम नहीं है, बल्कि बड़े बड़े फंड मैनेजर हाल फिलहाल बाजार कहाँ जाएगा मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के बारे में मुझे पता है कि बहुत सारे फंड मैनेजर उनका आकलन काफी जबरदस्त रहता है। कई बार वो एक ऐसी कंपनी के बारे में या बाजार के बारे में कुछ ऐसा सोचते हैं कि जब ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, जिसके कि होने के आसार है, तो बाजार का रुख, बाजार का डायरेक्शन कहाँ होगा या बाजार का स्केल कितना होगा। मैं आपको मीडियम टर्म बता दूं कि अभी हमने जो कुछ भी देखा है हमारे बाजार में 2004-05 बहुत जबरदस्त चीज हुआ है। इक्विटी बाजार में नहीं बल्कि निवेशकों के नजरिए से देखिए कि 3-4 मोटे मोटे चीजों की हमारे बाजार को बहुत जबरदस्त तरीके से ड्राइव करेगा। ब्याज दरें कम होंगी, ब्याज दरें कम ऐसी हो चुकी हैं कि निवेशक इक्विटी में लगाना शुरू करेगा। भारतीय निवेशक का पैसा अब इक्विटी बाजार में स्टेडी तरीके से, रेगुलर तरीके से आना शुरू हो गया है। अगर आपने सुना होगा कि विदेशी निवेशक पिछले 5-7 महीने अपना पैसा निकालते रहे और हमारा बाजार धाराशायी हुआ ही नहीं। पिछली बार 2008 में इससे कम पैसा निकला था। अब अगर परसेंटेज टर्म्स में भी देखें कि बाजार में उनका पूरा स्टेक कितना था और उसमें से कितना निकला था, तो इसी तरह के पैसे निकालने पे
बाजार हमारा आधा हो गया था। 20,000 से हमारा बाजार गिर करके 8,500 पे चला गया था 2008 में, ऐसी स्थिति बनी थी। तो अब हमारा बाजार पूरी तरह से उन पर निर्भर नहीं है। उसके अलावा अगर 2-3 चीज हमारे कंपनियों के बारे में देखें कि हमारे यहाँ ये पैंडेमिक के पहले 2-3 बड़े चीज हुए और हमारा ध्यान उस पर गया नहीं, या हम उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते क्योंकि हम मानते हैं कि ऐसा हो चुका। एक तो जब भी सरकार आई थी, ऑयल सेक्टर रिफॉर्म हो गया भारत सरकार का, एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जो कि एक चिट्ठी से हो गया था, उसके बारे में चर्चा भी नहीं होती है। कंपनियों का जो टैक्स है वो घट करके 25% हो गया है। तो हमारी कंपनियां काफी अच्छी कंपनियां जो मुनाफा बनाती थी वो काफी मुनाफा बनाने लग गई हैं, और उसके वजह से उनके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस काफी डिफरेंट अलग तरीके से बदल गया है, और उसका हमारे रिजल्ट्स में और उनके ग्रोथ में दिख रहा है। तीसरा चीज जो हुआ है कि जीएसटी जो कि एक बहुत बड़ा पैन इंडिया बाजार खड़ा हुआ है, और इसके वजह से जो अच्छी कंपनियों को बड़ा बनने में, ज्यादा मुनाफा बनाने में, बेहतर तरीके से कैपिटल को अपने रीइन्वेस्ट करने में उन्हें ये बहुत बड़ी सहूलियत है। पहले समस्या छोटी कंपनी की भी थी, बड़ी कंपनी की भी थी, अच्छी कंपनी की भी थी, बुरी कंपनी की भी थी। अब अच्छी कंपनियों का काफी अलग स्केल हो पाता है इन सारी सुविधाओं की वजह से। अब आप केवल मैं तुलनात्मक तौर पे बता रहा हूँ कि श्रीलंका की इकोनॉमी अभी ठप है क्योंकि वहां पे $51 बिलियन का उनका आउटस्टैंडिंग लोन है, विदेशी लोन है। कुछ $बिलियन के लोन के लिए पाकिस्तान IMF बार बार जा रहा है, और हमारे यहाँ 1.5 लाख करोड़ जिसको कि अगर आप सुविधा के लिए अगर 7,500 करोड़ से 1 बिलियन के लिए डिवाइड कर दें तो ये 30 बिलियन डॉलर हमारे यहाँ हर महीने तो जीएसटी आता है। उसके अलावा ये मत भूलिए कि 5 दिन पहले आधे घंटे के लिए महिंद्रा स्कॉर्पियो का बुकिंग खुला था, और 1 लाख लोगों ने आधे घंटे में ये बुकिंग किया, और कुछ लाख रुपए दिए उस बुकिंग के लिए, अपनी इच्छा बताते हुए कि वो ये गाड़ी खरीदेंगे। ये अपने आप में एक बड़े स्केल का ये करीब $2-3 बिलियन का मोबिलाइजेशन आधे घंटे में एक स्कॉर्पियो के बुकिंग के लिए हो जाती है। तो ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस दर्शाता है कि लोगों के पास पैसे हैं, लोग लगाएंगे। बचा हुआ पैसा एक सर्टेन पॉइंट के बाद फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में भी जाता है। रिलेटिव बेसिस पे रियल स्टेट अब बिल्कुल रियल स्टेट अब मकान हो गया, लोग मकान खरीदेंगे। निवेश के तौर पे ये विकल्प कमजोर हुआ है। तो इन सब चीजों का मुझे यही लगता है कि हमारे बाजार पे जो असर होगा वो केवल एक ऊपर जाएगा। Right. Let's move on and take our next caller. We have Pranav joining us from Bengal. Yeah. Yeah. Good evening. Welcome to the program. Okay. Good evening again, Mr. Dhirendra. Good evening. 4 of my funds are doing very bad. 2 direct funds, those are Axis Blue Chip Growth and UTI FlexiCap Fund Growth. Another 2 regular funds, Canara Robeco Blue Chip Growth and Parik FlexiCap Growth. These last 2 are in the regular. All these 4 funds are doing very bad. What is your suggestion? Should I stop SIP and switch the fund, or should I wait and watch? Fund. One is Axis Blue Chip, the other one is Parak. Yes, please continue with your answer, Dhirendra. Yes, these funds have have been disappointing in the last 1.5 years, and these were the outstanding fund. That is the reason why you invested in the first place. Axis Blue Chip Fund remains a blue chip fund. It has gone wrong or not gone wrong. It has 1 or 2 bets which have not worked or has been a drag on its performance. But I don't think there's anything fundamentally wrong with the fund. Likewise, Parag Parik, it has been an outstanding fund. In fact, it has been one of the most rewarding funds in the last 10-12 years, ever since its launch. But it has been, there is one advantage. There was one great thing which happened with the fund, that this fund started investing in foreign stocks ahead of others to the tune of 30%, and that was a very significant driver of its performance in recent years. And fortunately or unfortunately, ever since the restriction on Indian funds investment abroad came into being, they are not able to invest abroad. And when the market has fallen substantially, or the price has went down substantially, they were unable to invest further.
and those stocks have, also made a significant turnaround. But I think, all the 4 funds that you have invested in, the first 2, definitely I just missed on the name of the 3rd and 4th. They're outstanding funds. Don't stop your investment. The finest of funds have a lean period, and they have a lean period, and you should give them time to the extent of their credible history that they have. And during the period, they should turn around, because, last 1 year performance, the market was struggling and so were the funds. But now when the turnaround happens, give it some time. If the fund does substantially poorly for maybe, the active blue chip kind of fund does very poorly for a sustained period of time, maybe 1 more year, I would give it a. But the advantage of investing in a fund when it is not doing well, and if it starts doing well, is that you have bought it cheap when the time was right for that to have invested in that fund. Right. Well, listeners, you are tuned in to our special phone-in edition of Market Mantra, and just to remind our phone numbers to our listeners, our phone numbers are 2331 4444, 2371 7106, and 2371 7117. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. And as always, our mutual fund expert Dhirendra Kumar is available with us over the phone to take your queries, questions and doubts related to mutual fund and other related issues. And before we move on, let's take a look at the export figures from the agriculture sector as well. The exports of agricultural and processed food products have risen by 31% in the first 3 months of the current financial year. According to the provisional data released by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, the overall export of agricultural and processed foods increased to $7,408 million in the April-June quarter this year, from $5,663 million over the same period last year. The export target for April-June this year was fixed at $5,890 million. Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, APEDA's various initiatives have helped the country in achieving 31% of the total export target in the first quarter of the current fiscal. APEDA has set an export target of $23.56 billion for agricultural and processed food products basket for this fiscal. अगले कॉलर है गाजियाबाद से गौरव स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्ते। नमस्कार। एडलवाइस मिड कैप फंड आपको कैसा लगता है? डायरेक्ट प्लान और एडलवाइस और एक्सिस मिड कैप और मीरा एसेट, तीनों में से आप किसको ज्यादा तवज्जो देंगे? मुझे एडलवाइस मीरा मिड कैप, एडलवाइस मीरा एसेट और एडलवाइस मिड कैप, एक्सिस मिड कैप और मीरा एसेट मिड कैप में तीनों में से सबसे बढ़िया फंड कौन सा आपको लगता है? और क्या इन म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर को लिवरेजिंग, अपने शेयर लिवरेज करके इन्वेस्ट करने की परमिशन होती है या नहीं होती? 2 सवाल बता दीजिए सर। नहीं, भारतीय म्यूचुअल लिवरेज करने की परमिशन नहीं है। वो केवल हेज कर सकते हैं, लिवरेज नहीं कर सकते, और वो भी इंडेक्स डेरिवेटिव के जरिए वो कर सकते हैं। एडलवाइस मिड कैप बहुत उतार चढ़ाव वाला फंड रहा है, और पिछले 3 साल में इसका प्रदर्शन, जो भी प्रदर्शन हमने देखा है, वो पहले 2 साल में, मतलब 1 साल पहले के 2 साल में बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन रहा था। 30% का सालाना रिटर्न, एक काफी अच्छे एक अलग तरीके के पोर्टफोलियो से ये पैसा जनरेट किया हुआ है। इसका प्रेफरेंस मिड साइज्ड, स्मॉल साइज्ड विदेशी कंपनियां, जो कि अपने आप में लीडर हो लेकिन अभी भी स्मॉल कैप है या मिड कैप है, उस तरह की कंपनियों से ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड है। और अलग जो प्रॉमिसिंग चीज है कि ये फंड अभी उतना शायद बड़ा नहीं हो पाया है, जो कि इस कैटेगरी में दूसरे अच्छे सक्सेसफुल फंड का एक बड़ा डिसएडवांटेज है। तो ये 1700-1800 करोड़ रुपए का फंड है, और इसका प्रदर्शन मुझे बड़ा ये प्रॉमिसिंग फंड लगता है। पिछला 1 साल इसका भी स्ट्रगलिंग रहा है और पूरे बाजार का रहा है। अगर आप बाकी जो दोनों फंड हैं उनके बारे में, वो काफी पॉपुलर फंड है, उन्होंने नाम इस वजह से बनाया है, एक्सिस मिड कैप, लेकिन उनकी भी स्थिति कमजोर थी पिछले 1 साल में, और उल्टे बाजार में इन फंड्स ने
गिरावट ज्यादा होती है। और एक्सिस का खास बात यह है कि वो उसका क्वालिटी ओरिएंटेशन बहुत ही इंप्रेसिव है। वर्स्ट केस में सबसे बुरे बाजार में वो बहुत अच्छा करेगा तुलनात्मक तौर पे, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बचे रहेंगे तभी आप, नहीं तो एक बार जब आपका पोर्टफोलियो बड़ा खराब होता है और एक बाजार में गिरावट का लंबा दौर चलता है, तो उसके बाद आपको अपने पोर्टफोलियो के अधिकतर स्टॉक्स को बदलना पड़ता है, या अनुपनित ऑफर बेच करके फिर उसके बाद फिर उसका फेरबदल करके फिर वहां से एक नई शुरुआत होती है। और सिमिलर स्टोरी दूसरे फंड का है, तीसरे फंड का है। तो यही है, इनको मिला दिला के आप इन्वेस्ट करते हैं। मुझे लगता है जरूरी है कि बुरे टाइम में आप इन्वेस्ट करते रहें, 5-7 साल का टाइम फ्रेम रखें। आपने सबसे बेहतरीन फंड चुना है या नेक्स्ट बेस्ट फंड चुना है या नेक्स्ट ऊपर वाले, अगर आपने 5-7 फंड में अगर इन्वेस्ट किया है तो आपको मुनाफा करीब करीब एक सा ही होगा। और गेस कर पाना कि सबसे बढ़िया कौन सा होगा आपके निवेश करने के अवधि के बाद या आपके निवेश करने के बाद, ये बड़ा मुश्किल है। Right, let's go across to Chennai, where we have Chhabi Lal joining us on the show. Good evening and welcome to the program. Good evening, everybody. Yeah, good evening. Please put your question. I want to know I'm the visually challenged person. Mm-hmm. So I need the long-term investment. Can you suggest any fund very easy? So for me, I can invest continue more than 15 years. So 15 can you suggest one good fund for me? Are you going because to I'm invest the one time or visually you challenged plan? person. Thank you. Are you going to be a regular investor from here on for a couple of years? No, I think we have lost contact with him. Okay. Depends. If it is a one-time investment, then it's important that you invest, and because my advice will be very different if you are a first-time investor, because your risk tolerance or your ability to withstand the massive swings in the equity market is very important to understand before I suggest anything. Okay, let me give you a qualified suggestion, which is, if you are a first-time investor, you have never invested in equity, and if you are going to be investing for 15 years, and you are not going to look at your investment for the first 1 year, then I would suggest that start with an aggressive hybrid fund. Choose 1 or 2 funds and spread that money. If you have a large amount of money, spread that money over the next 12 to 18 months. And don't look at it for the first 1 year. And then start investing in a flexi cap fund. All the money. But the first year should be this, because and I'll tell you the reason why I'm suggesting this and why I'm explaining it, because it will be useful to other investors, which is when the market goes down, and it always does, even if it has to go up dramatically, it will go down in the interim and many times. And that is when the first time investors run away, when they see the decline in value by 10-15% in 1 month's time, 1.5 months' time. It's very scary. It takes time to get used to, and sometimes it takes a couple of years to get used to. So always start with this. And it's important to be investing in equity and through this. And 15 years time frame, I'm hopeful that it's very important for you to be investing. It's very important for you to be beating inflation by a wide margin. Also, not only maximize your return in this manner. After you have done this, so first start with a aggressive hybrid fund. For next 2 years, invest in equity fund. Move the whole money if you're a one-time investor, or if you're a regular investor, move all your previous accumulation as well as the new money there. And after 3 years, you have gotten used to it. Make sure that you are investing 10-15% into a small and mid-cap fund to the tune of 10-20% of your money. That is how it will actually maximize your return over a period of time, and you will get used to it gradually. जी, अगले कॉलर है मुंबई से केशव। केशव, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। केशव? हाँ, यस सर। जी, सवाल पूछें। ओके। हेलो जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सवाल पूछें अपना। हाँ सर, मैंने 5 साल पहले SIP शुरू किया था सर, 5,000 पर मंथ, कैनरा रोबेको में, कैनरा इमर्जिंग इक्विटी और कैनरा रेगुलर ग्रोथ प्लान में। तो 5 साल इन्वेस्ट हुआ है, तो 3 लाख की वैल्यू मेरी अभी 4.5 लाख हुई है 5 साल में।
तो मैं अभी उसको कंटिन्यू करूं या उसको विड्रॉ करूं? और दूसरा एक था कि किसान विकास पत्र में मैं 10 लाख डालना चाहता हूँ 10 साल के लिए, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा एडवाइस दें। थैंक यू जी। आपका पैसा 1.5 गुना हुआ है पिछले 5 साल में, और ये जो 1.5 गुना हुआ है ये काफी ज्यादा होता अगर ये बाजार में ये गिरावट का दौर नहीं होता। और ये आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 महीने में बहुत भारी रिकवरी हुई है। ये फंड पिछले 1-1.5 महीने में एक भारी गिरावट को से रिकवर कर पाया है। तो मेरी सलाह होगी कि आपको पैसे की जरूरत नहीं है, केवल ये पैसा आपका 1.5 गुना हो गया, ये अपने आप में अच्छा कारण नहीं है अपना पैसा निकालने के लिए। इस पैसे की जरूरत नहीं है, इस पैसे को लगे रहने दें। इस फंड में काफी पोटेंशियल है। पिछले 5 साल में ये 14-15% का सालाना रिटर्न दे पाया है। आपका पैसा ही देखिए कि जिस तरह से एक छोटी सी पूंजी से एक बड़ी रकम इकट्ठा हो पाई है जी। ये काफी इम्प्रेसिव है। और मामूली सा बाजार का बढ़त, शुरू के 4-5 साल जो आपका पैसा, आप देखिएगा कि आपका सारा पैसा जिस तरह से अगर 5-10% बाजार बढ़ता है तो ये जो आपका 1.5 गुना हुआ है इसको 2 गुना होने में बहुत कम समय लगेगा। लेकिन क्योंकि अधिकतर समय पिछले 5 साल में आपका पैसा अभी इकट्ठा ही हो रहा था। पहले साल आपने 60,000 रुपये लगाया, फिर उसके अगले साल 1.25 लाख रुपए, 1,20,000 हुआ। तो अब जाकर के ये एक मीनिंगफुल अमाउंट हुआ जो, तो आप कंपाउंडिंग का जादू आपको दिखेगा। लेकिन अभी तक पैसा इकट्ठा हो रहा था, इस पैसे को जारी रखिए। उसी तरह से आप जो ये पैसा 10 लाख रुपया किसान विकास पत्र में लगाने की सोच रहे हैं, 10 साल के लिए 10 लाख रुपया किसान विकास पत्र में ये बिल्कुल ना लगाएं। किसान विकास पत्र पे आपको गारंटीड 6.9% मिलेगा, लेकिन 6.9% ही मिलेगा। अगर आप देखें कि इस फंड में आपने 5 साल में जो पैसा इकट्ठा किया है, बुरे वक्त में भी यहाँ पे जब ये बाजार डूबा हुआ था, अगर आप 4 महीने पहले की स्थिति देखें तब भी आपका रिटर्न 10-11% था। तो 10 साल की अवधि के लिए मेरी सलाह होगी कि आप इक्विटी में लगाइए, कुछ पैसा आप जरूर फिक्स्ड इनकम में लगाइए, शॉर्ट टर्म डेट फंड में लगाइए, किसान विकास पत्र में लगाइए, जो आप चाहते हैं कि जब भी पैसे की जरूरत हो वो कभी गिरे नहीं, और वो तुलनात्मक तौर पे देखें कि आपके लिए वो इतना इम्पोर्टेंट पैसा कितना है। राइट। जब आप रिटायरमेंट के करीब हो जाए और फिक्स्ड इनकम आपको एलोकेशन बढ़ाना हो तब सोचेंगे, लेकिन अभी जब आप लंबे दौर की सोच रहे हैं इक्विटी में रखिए। Right, let's very quickly take our next caller. We have Ashish joining us from Mumbai. Good evening, Ashish, and put your question quick. Yeah, I want to ask Mr. Dhirendra about that equity saving fund. Can we consider this as an alternate to fixed deposit, and how equity savings funds perform, like, and what are which funds are good? Right. Equity saving funds are promising for very conservative, the kind of investors, but they are not fixed deposits. The charm of fixed deposit is that before investing, you know how much will you get. Not only how much will you get, just in case you need the money in between, you can just walk into your bank and take the money. So that is and you will never incur any interim loss in your equity with your fixed deposit. So with that in mind, the equity savings funds are promising. They generate, very interesting, reasonably higher return. Right. When I look at the 5-year return of the funds which have, and there's not the best time to be looking at the return of these funds because they're still, 10, 20, 15, 20% of the money is invested in equity. But still, 7.5% and more. And the best funds are, 9-10%, close to 10%. आज वक्त इतना ही है धीरेन्द्र, अगली बार ये चर्चा जारी रखेंगे। धीरेन्द्र, कार्यक्रम में शामिल होने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। And we'd also like to thank all our callers for their active participation in today's program. And before we close, a quick look at the top stories. Foreign investors pump in over 14,000 crore rupees in Indian equity markets in the first week of August. And India's exports of agricultural and processed food products rise 31% in the first 3 months of this fiscal. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye.